तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टेंजिन वहां पर जा रहा है जहां पर डाकी और तांजीरो की फाइट चल रही है, लेकिन बीच रास्ते में उसे उसकी वाइफ हिनात्सुरु दिखाई देती है जो कि डाकी के बेल्ट से बंधी हुई है। तो टेंजिन उसे आजाद करके एक गोली खिलाता है। हिनात्सुरु बताती है कि मुझे पता चल गया था कि वाराबिही में ओरन एक डीमन है, लेकिन उसे भी मुझ पर शक हो गया था तो मैंने थोड़ा जहर पी लिया था ताकि मैं हाउस से बाहर निकल जाऊं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो बेल्ट जो उसने मुझे दिया था वो मुझ पर नजर रखने के लिए और मुझे मारने के लिए था, इसीलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। इसके बाद हिनात्सुरु टेंजिन को उसे छोड़कर लड़ाई की तरफ जाने के लिए बोलती है क्योंकि लड़ाई की आवाज उसने भी सुन ली थी। तो टेंजिन कहता है जैसे ही जहर की दवाई का असर हो जाए तुम इस जगह से निकल जाना। तो हिनात्सुरु कहती है ठीक है। जिसके बाद टेंजिन लड़ाई की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो कुछ सुनता है तो वो एक जगह पर जाता है जहां से जमीन के अंदर से उसे लड़ाई जैसी आवाज आ रही होती है। तो उसे लगता है कि उस जगह पर जरूर कुछ तो है। तो टेंजिन अपनी तलवारों को निकालता है और साउंड ब्रेकिंग की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उस जगह को खोदने लगता है। टेंजिन की इस अटैक की आवाज डाकी को भी सुनाई देती है और उसे पता चल जाता है कि यह आवाज कहां से आ रही है और हिनात्सुरु भी उसकी कैद से आजाद हो गई है। तो डाकी तांजीरो से पूछती है आखिर यहाँ पर तुम कितने लोग हो? 4। लेकिन तांजीरो से कुछ भी नहीं बताता। तो डाकी कहती है अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। हमें लड़ते हुए कुछ ही वक्त हुआ है और तुम्हारी तलवार को तो देखो, ये खराब हो गई। किसी बेकार इंसान ने ही इस तलवार को बनाया होगा। तो तांजीरो कहता है जिस इंसान ने इस तलवार को बनाया है वो बड़ी ही कमाल की तलवारें बनाता है। तो डाकी कहती है फिर तुम्हारी तलवार कैसे खराब हो गई? फिर टेंजिन के अटैक की आवाज सुनकर वो तांजीरो को कहती है अब मैं परेशान हो गई हूँ, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। वहीं तलवार के खराब होने की वजह से तांजीरो सोच रहा होता है मेरी ही गलती से ऐसा हुआ है, मैं वाटर ब्रीदिंग को हैंडल नहीं कर सकता, मैं वाटर ब्रीदिंग के लिए सूटेबल नहीं हूँ, मैं ओरोको डाकी और टोमियो का जैसा नहीं बन सकता। हिनोकाम्बी कागुरा मेरी बॉडी के लिए कंपेटेबल है। हिनोकाम्बी कागुरा मतलब कि सन ब्रीदिंग। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर इनोत्सुके और जेनित्सु ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तांजीरो सन ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ 2 बार करने के बाद ही तांजीरो ढेर हो जाता है क्योंकि तांजीरो की बॉडी सन ब्रीदिंग को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। लेकिन तांजीरो डाकी के खिलाफ सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करने का सोचता है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो डाकी से बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। तभी डाकी उस पर अटैक करती है तो तांजीरो सन ब्रीदिंग से उसके बेल्ट को काट डालता है। वहीं डाकी को भी समझ में आ जाता है कि तांजीरो की तलवारबाजी करने का तरीका एकदम से बदल गया है और वो पहले से ज्यादा शार्प है। जिसके बाद तांजीरो डाकी पर सीधे हमला करता है जिससे कि वो बच जाती है। तो तांजीरो सोचता है फ्लेम डांस में 2 बार होते हैं, अगर वो एक से बच भी गई तो भी अभी एक और बाकी है। फिर डाकी तांजीरो पर अटैक कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ पर तांजीरो नहीं है। तभी तांजीरो डाकी के पीछे आकर उसकी गर्दन उखाड़ने वाला होता है, लेकिन डाकी काफी फास्ट होती है तो उसे देखकर उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। वहीं सन ब्रीदिंग को इस्तेमाल करने की वजह से तांजीरो की बॉडी काफी थक जाती है और ढंग से रिस्पॉन्स भी नहीं करती। तभी डाकी तांजीरो पर अटैक कर देती है, लेकिन उसके अटैक के लगने से पहले ही तांजीरो एक गहरी सी सांस लेकर जल्दी से उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो दोनों लड़ते रहते हैं तो तांजीरो को समझ में आ जाता है कि वो डाकी से काफी स्लो है, तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने लगता है। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कियो शिनोबु को तांजीरो के बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताने वाली होती है क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर कई दिनों से 100 डिग्री के ऊपर ही है, यानी कि उसे बुखार है। तो तांजीरो से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके बारे में शिनोबु को ना बताए क्योंकि जब उसे बुखार चढ़ा रहता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सन ब्रीदिंग से कई बार कर पाता है। इसीलिए तांजीरो अपने बॉडी टेम्परेचर को और भी बढ़ा लेता है ताकि वो डाकी से फाइट कर सके। जिसके बाद तांजीरो डाकी पर अटैक कर देता है। फिर हमें ओगीमोटो हाउस का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये मोहतरमा काफी डरी हुई होती है और बाकी मोहतरमाओं को बताती है कि एक सुअर मोस्टर सीलिंग्स और फ्लोर्स को तबाह कर रहा है। तभी फ्लोर को तोड़ते हुए वहां पर इनोसुके आ जाता है, जिसे देखकर ये सभी डर कर वहां से भाग जाती है। फिर इनोसुके को वो होल मिल जाता है जहां से वो डाकी के अड्डे में पहुंच सकता है, तो वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ उसका सर ही उस होल के अंदर जा पाता है। इनोसुके अपनी बॉडी के सभी जॉइंट्स को डिसलोकेट करके फिर से ठीक कर सकता है। तो इनोत्सुके अपने दोनों हाथों के जॉइंट्स को डिसलोकेट कर लेता है, फिर उस होल से होते हुए डाकी के अड्डे तक पहुंच जाता है।
जहाँ पर उसे डाकी के बेल्ट में कई लोग दिखते हैं तो वो समझ जाता है कि डाकी के बेल्ट के अंदर सभी लोग जिंदा हैं। और जब भी डाकी को किसी को खाना होता है तो वो उसे बेल्ट से बाहर निकाल कर खा जाती है। तभी उसे वहाँ पर जेनित्सु भी दिखाई देता है तो वो सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर डाकी की बेल्ट आ जाती है और इनोसुके को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इनोसुके उसके सभी अटैक से बचकर उसे काटते रहता है। तो डाकी की बेल्ट समझ जाती है कि इस बच्चे की खतरे को भांपने की एबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है, जिसकी वजह से वो मेरे हर अटैक से बच रहा है, चाहे मैं वो अटैक कहीं से भी क्यों ना करूं। साथ ही उसने कई इंसानों को बिना चोट पहुंचाए मुझसे आजाद कर लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई डिमन स्लेयर मेरे खाने के अड्डे तक पहुंच जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी उस बेल्ट को डाकी कहती है, उन्हें जिंदा पकड़ो। ये वही है जो मेरे रास्ते में आया था जब मैंने माकियो को पकड़ा था। वो बड़ा ही सुंदर है। तुम 10 सबसे खूबसूरत लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मार सकती हो। साथ ही तुम कुछ लोगों को खा लेना ताकि तुम्हारी बॉडी और ताकतवर हो जाए। तभी इनोसुके बेल्ट पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी तलवार से बेल्ट नहीं कटती क्योंकि वो मुड़ जाती है। जिसके बाद इनोसुके बीस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके उसे काटने वाला होता है कि तभी वो बेल्ट कहती है कि मुझे काटने से कोई फायदा नहीं है, मैं मैन बॉडी नहीं हूँ। तुम चाहे मुझे कितनी बार भी क्यों ना काट लो, मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी। बाकी तुमने उन लोगों को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? जिसके बाद बेल्ट उन सभी लोगों पर अटैक कर देती है तो इनोसुके उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इनोसुके से पहले ही कोई बेल्ट को संभाल लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि टेंजिन की वाइफ होती है। तो बेल्ट कहती है, फिर मैं तुम सभी लोगों में से सबसे पहले किसे खाऊं? वहीं इनोसुके बेल्ट से लड़ते हुए सोच रहा होता है, अगर ये सच है कि ये बेल्ट की मेन बॉडी नहीं है तो मैं फंस चुका हूँ, क्योंकि ये लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जेनित्सु की। वो अपनी थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है और कई लोगों को बेल्ट के चंगुल से आजाद कर देता है। ये सब देखकर इनोसुके कहता है, शायद तुम्हें हमेशा नींद में ही रहना चाहिए। वहीं ये मस्कुलर चूहे अपनी मसल्स का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि यही वो है जिन्होंने जेनित्सु को उसकी तलवार लाकर दी थी। वहीं मकाइयो कहती है कि ये बच्चा भी डिमन स्लेयर है, लेकिन इसने बेवकूफों जैसी ड्रेस क्यों पहनी है? दूसरी तरफ इनोसुके जेनित्सु को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं बेल्ट जेनित्सु की स्पीड देखकर काफी शौक में होती है और उसे एहसास भी होता है कि उसने 2 आवाजें सुनी थी, एक तो जेनित्सु की और एक ऊपर से आई थी। तभी वहाँ पर कोई आता है तो बेल्ट सोचती है, यहाँ पर हवा कैसे आई? क्या किसी ने जमीन से इतनी अंदर तक होल कर दिया? लेकिन कोई इतनी अंदर तक होल करने के लिए क्या कर सकता है? तभी बेल्ट को दिखता है टेंजिन। उसे देखते से ही बेल्ट समझ जाती है कि वो एक हाशिरा है। जिसके बाद टेंजिन बड़ी ही स्पीड से बाकी लोगों को भी बेल्ट के चंगुल से आजाद कर देता है। फिर टेंजिन उसकी दोनों वाइफ से माफी मांगता है उनके पास आने के लिए इतना वक्त लगाने के लिए, और आगे कहता है, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम दोनों ठीक हो। तो माँ क्यों सोचती है, वो पहले से नहीं थे, मुझे मरने से डर नहीं लगता क्योंकि मैं शिनोबी बनने के लिए इसी तरीके से ट्रेन हुई हूँ। साथ ही कोई भी कुनोइची कभी भी एक मेल शिनोबी को ताकत के मामले में टक्कर नहीं दे सकती, इसीलिए मैं अपनी जान भी देना चाहती थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेंजिन उसकी तीनों वाइफ से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों सिर्फ अपनी जान के बारे में ही सोचो। तुम्हारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि तुम मेरे पास वापस आओ। साथ ही टेंजिन उन सभी को ये भी कहता है कि तुम सभी को अपना मिशन पूरा करना है और एक डिमन स्लेयर होने के नाते मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं लोगों की जान बचाऊंगा, लेकिन तुम तीनों मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो, तो मरना मत। तो माँ क्यों सोचती है, क्या ये सब कहते हुए फिरना ठीक है? अगर तुम अपनी जान ही ले लोगे तो तुम्हें कोई भी सीरियस काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो हिनात्सुरु कहती है, अगर लॉर्ड टेंजिन कहते हैं कि वैसे ठीक है तो ये सही है। मरने की इच्छा ना रखना और जीने की चाह रखना कोई गलत नहीं है। तो माँ क्यों कहती है, तुम सही कह रही हो। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेंजिन अपनी वाइफ्स को बढ़िया काम करने के लिए शाबाशी देता है, तो वो दोनों थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर टेंजिन कहता है, अब से चीजें और भी ज्यादा फ्लैशी होने वाली है। टेंजिन हमें बस यही बताना चाहता है कि आगे स्टोरी में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।